आदर्श में हमने लगभग 14,500 करोड़ का मामला पकड़ा था। फिर उसके बाद ये नवजीवन आया, अब संजीवनी है। इन सभी मामलों जिसने गड़बड़ की है वो तो जेल चला जाता है, लेकिन निवेशकों का पैसा तो इससे वापस नहीं आता ना। तो अभी हम उसके लिए प्रावधान किए जा रहे हैं कि एजेंट्स हमारे पास आते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि एजेंट्स ने पैसा जनता से इकट्ठा किया है, तो जनता कंपनी को नहीं जानती, उस एजेंट को जानती है। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार नीरज के पवन। पवन साहब, प्रदेश में क्रेडिट कोऑपरेटिव को लेकर हल्ला मचा हुआ है। कितनी और ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं जिनमें लोगों का पैसा डूब चुका है? देखिए, जो राजस्थान राज्य में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जिन्हें सीसीएस कहते हैं हम, वो लगभग 1100 के आसपास हैं। वो बरसों से काम कर रही हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से, जब से आदर्श वाला घोटाला हमने पकड़ा है, कई और शिकायतें भी प्राप्त हुई। तो उसके बाद फिर नवजीवन, संजीवनी, ऐसी बहुत सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिनके बारे में हमें शिकायत प्राप्त हुई और हमने उसमें एसओजी में प्रकरण दर्ज कराने के लिए भेजे हैं। उसमें से जो तीसरा मामला है उसकी भी जांच अब लगभग संपन्न हो चुकी है और हमें पूरा विश्वास है कि उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ अन्य जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो, उसके लिए भी हमने विशेष ऑडिट का हमने प्रावधान किया है कि सभी की विशेष ऑडिट कराई जाए, ताकि अगर कोई गड़बड़ है तो वो गड़बड़ पकड़ी जा सके और समय रहते हुए जो इसका समाधान है वो किया जा सके। निवेशकों का पैसा जो है उसकी सुरक्षा के लिए भी भारत सरकार ने कुछ प्रावधान किए हैं। उसके लिए होम डिपार्टमेंट में एक फाइल चल रही है जो मेरे संज्ञान में अभी आई है, उसको भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को नोडल डिपार्टमेंट बनाने का काम चल रहा है। हमें विश्वास है कि अगर वो हो जाएगा तो उसके बाद ये जो सीसीएस हैं इन पर अंकुश लगाया जा सकेगा और जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे की रक्षा की जा सकेगी। अभी निवेशकों को हम ये राय देते हैं कि वो सीसीएस में पैसा लगाने से पहले ध्यान से लगाएं। इनके जो भरमाने वाले, बुलावे में लाने वाले बड़े बड़े जो टॉल क्लेम्स होते हैं कि हम ज़्यादा ब्याज दर दे देंगे, वो उसके बुलावे में ना आए, जिसको देख करके ध्यानपूर्वक ही अपना निवेश करें। क्योंकि अभी निवेशकों का पैसा वापस लाने के लिए जिसने गड़बड़ की है वो तो जेल चला जाता है, लेकिन निवेशकों का पैसा तो इससे वापस नहीं आता ना। तो अभी हम उसके लिए प्रावधान किए जा रहे हैं कि निवेशकों का पैसा कैसे लौटाया जा सके। इनकी जो संपत्तियां हैं उस संपत्तियों को बेच करके जो जितना भी पैसा आ सके, कम से कम जो मूल राशि है वो तो निवेशकों को मिल सके, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मतलब निवेशकों को कुछ तो सब्र, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि निवेशकों का पैसा नहीं डूबे, निवेशकों के पैसे की सुरक्षा हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बहुत गंभीर हैं इस प्रकरण में। उन्होंने भी जो ऑफिसर्स उनको डायरेक्शंस दिए थे कि निवेशकों का पैसा नहीं डूबना चाहिए। फिर भी आप देख ही रहे हैं, आदर्श में हमने लगभग 14,500 करोड़ का मामला पकड़ा था। फिर उसके बाद ये नवजीवन आया, अब संजीवनी है। इन सभी मामलों में हमने जांच करके ऐसे लगभग 10 और भेजे हुए हमने जो प्रिलिमिनरी जिसमें हमें शिकायत लग रही है कि ये डूब सकता है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता भी देता हूँ। उनमें से एक उजाला है, एक शायद खेतेश्वर है, ऐसे ये 2 नाम मुझे और ध्यान आ रहे हैं। पर लेकिन ये जो 3 थे, संजीवनी, नवजीवन एंड आदर्श, ये भी हम बहुत पहले से जब पकड़ में आया था तभी हमने एसओजी को भेजा था और आज आपने देखा ही उन सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उन्होंने जो भी गड़बड़ियाँ की हैं उन दोषियों अभी जेल में हैं। ये क्या सर डमी कंपनियां बना के उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करते थे, कैसे? देखिए, जो एसओजी ने मामले सामने लाए हैं उसमें कई बातें उद्घाटित हुई हैं। एक तो ये कि ये खुद के परिवार वालों के ही कंसल्टेंट बना करके एक मामले में तो उसने अपनी बहू को 750 करोड़ रुपए की कंसल्टेंसी के लिए दे दी है, 750 करोड़ रुपया। दूसरा, ये जो इन्होंने पैसा लगाया रियल एस्टेट में, बिल्डिंग्स में, मार्केट में रिसेशन आया, मार्केट टूटा, तो उसके बाद वो जो रिपेमेंट की इनकी गुंजाइश थी वो समाप्त होती चली गई। संजीवनी के बारे में मुझे कुछ लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि अभी इस मई जून तक वो बिल्कुल रेगुलर पेमेंट कर रहा था, पर पता नहीं उसके बाद से उसको क्या झटका लगा कि अब उसने बिल्कुल पेमेंट करना बंद कर दिया है। एजेंट्स हमारे पास आते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि एजेंट्स ने पैसा जनता से इकट्ठा किया है, तो जनता कंपनी को नहीं जानती, उस एजेंट को जानती है। तो उसके घर पे जाकर के धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये स्थिति बड़ी अभी तो विकट हो रखी है सीसीएस के मामले में। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सबसे यही आग्रह है कि किसी भी प्रकार का कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लें, लेकिन अपनी बात ज़रूर सही स्तर पर रखें। पुलिस है, एसओजी है,
वो बिल्कुल इसमें कार्रवाई करेंगे और अगर वो प्रावधान लागू हो जाता है तो फिर उनकी संपत्तियों को सीज करके और उसको बेच करके जो भी पैसा निवेशकों का लौटाया जा सके उसके लिए प्रयास करेंगे। देखिए, इन लोगों ने काफ़ी बड़ी जालसाजी, काफ़ी धोखाधड़ी की है कि जो डायरेक्टर्स उन्होंने बनाए हैं वो उन्हीं के एम्प्लॉइज़ हैं और वो इस तरह का मामला उन्होंने रखा है जिसमें उन तक आँच नहीं आया और खुद एकदम दूर हो गए। लेकिन इस षड्यंत्र के पीछे अगर ये प्रूव हो जाता है कि इस लिंक इन्होंने किया है तो उसमें 120B में उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और उसमें प्रक्रिया में प्रावधान दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का षड्यंत्र करता है तो उसके खिलाफ IPC और जो अभी दूसरा एक्ट है उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये थे कॉपरेटिव विभाग के रजिस्ट्रार नीरज के पवन जो बता रहे हैं कि जो जिन निवेशकों ने अपना पैसा इन कॉपरेटिव सोसाइटीज़ में लगा रखा है उनको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा ताकि जो विभाग की कार्रवाई है उसमें किसी तरह की कोई व्यवधान ना आए और जितनी भी कंपनियां हैं उनकी संपत्तियों को बेचकर आप लोगों का आपका पैसा लौटाया जा सके। नमस्कार।